अनुभवों को एहसास से बांधा है। आपके सद प्रयासों को कौन भूल सकेगा। आपने समंदर को अपनी प्यास से बांधा है। आपने समंदर को अपनी प्यास से बांधा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल जी को। परम श्रद्धेय डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्णता के आज के इस सारस्वत आयोजन के अध्यक्ष, गुरुओं के भी गुरु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ हिंदी जगत के विद्वान प्रोफेसर दीक्षित जी, आदरणीय बंधुवर प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, डॉक्टर गुप्त जी के अंतेवासी रहे हरिशंकर मिश्र जी भी और डॉक्टर द्विवेदी जी भी। डॉक्टर द्विवेदी जी का नाम विशेष रूप से ले रहा हूँ। डॉक्टर द्विवेदी जी ने जो कार्य किया है विशेषांक निकाल करके बहुत ही स्तुत्य है। स्तरीय कार्य है। चेतनाश्रम और हर प्रकार से निरंतर उसके प्रति समर्पित रहना सामान्य बात नहीं है। तो ये उन गुरुवर के पूज्य गुरुवर डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की अपनी विशिष्ट बहुआयामिता का ही प्रभाव रहा है। एक सच्चे सिद्ध गुरु के रूप में आदरणीय बहन डॉक्टर गुप्त जी एवं मेरे सुमुख विद्यमान समस्त विद्वजनों, बहनों और बेटियों, बच्चों, डॉक्टर गुप्त जी से मुझे मिलने का समय मिला था लगभग 1978 के आसपास। डॉक्टर गुप्त जी के सानिध्य में गया। सर्वप्रथम उनकी छंदसती नाम की रचना पढ़ने को मिली एक सज्जन के पास से। वो भी मात्र थोड़े समय के लिए। उन्होंने कहा भाई हम तो दे नहीं पाएंगे, कल हमको देना है कि दूसरे को जिससे मांगी थी। तो मैंने ठीक है रात भर के लिए दे दिए, सवेरे हम दे जाएंगे। तो मैंने रात में पढ़ना आरम्भ किया तो मैं उसको बिल्कुल डूब गया। और फिर उसके बाद मैंने उनको एक डॉक्टर साहब को एक अंतर्देशीय लिखा, भावुकता से भरा हुआ। उसके बाद में वो कई पत्र आए, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। मैंने अपनी एक रचना मुस्कान डॉक्टर गुप्त जी को भेजी थी। उन्होंने तुरंत अपनी संध्या नाम की साध नाम की रचना उनको भेजी और उनके प्रत्येक पत्र में चित्रकारिता होती ही थी। विलक्षण व्यक्तित्व था। गुप्त जी उच्च कोटि के कवि थे, उतने ही उच्च कोटि के हुए चित्रकलाकार और साथ ही साथ में समीक्षक, पुरातत्ववेत्ता, कुशल प्राध्यापक और एक आदर्श व्यक्तित्व। तो विभिन्न रूपों का समन्वय उनके महनीय व्यक्तित्व में था। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अक्सर लोग करते हैं कि नहीं साहब भाषा और खड़ी बोली का अपना अलग अलग रूप है, उनका दोनों का वैमनस्य जैसा मान करके चलते हैं, दोनों भेद मान करके चलते हैं। लेकिन गुप्त जी ने परंपरा का स्वीकार किया है। उन्होंने कहा नहीं, साहित्य की जो धारा होती है वो अप्रत्यक्ष और अबाध होती है, एक निरंतर होता है। तो ब्रजभाषा है नहीं है, ब्रजभाषा
का जो अवदान है, जो महत्वपूर्ण उसका योगदान है साहित्य के लिए, उसी के बल पर तो आगे हमारी हिंदी, मानक हिंदी विकसित हुई है। तो देशों निरंतर विकास होता रहता है। और आप देख भी सकते हैं ब्रजभाषा काव्य का वैभव डॉक्टर बुद्ध जी की छंदशती और ब्रजविधि, इन दोनों रचनाओं में विद्यमान है। तो ब्रजभाषा जी का जो काव्यगत वैभव था, भावपूर्णता थी, जो कलात्मकता का निपुण था, उस सब को गुप्त जी ने आधुनिक ब्रजभाषा काव्य के रूप में अपने इन दोनों ग्रंथों में रख करके समर्पित किया। और जैसे ब्रजभाषा को उस रूप में हिंदी से थोड़ा सा खड़ी बोली से अलग करके देखना या हे करके देखना उचित नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी खड़ी बोली का जो विकास हुआ, जो मसलता, कोमलता और माधुर्य खड़ी बोली में आया, उसके शब्दों के लिए भी ब्रजभाषा का वैभव पृष्ठभूमि के रूप में बना दिखाई देता है। आप पंत जी को देखे लिख रहे हैं, धूम धुमारे काजर कारे बिगरारे बादल, अब धूम धुमारे काजर कारे, तुम ये बिगरारे बादल, एक धूम धुमारे काजर कारे बिगरारे शब्द कहाँ से आ गए? खड़ी बोली, ये देखिए ब्रजभाषा की देन है। तो ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव है। ब्रजभाषा ने एक माधुर्य का वातावरण, जो ब्रजभाषा की सबसे बड़ी विशेषता माधुर्य है, वो उस माधुर्य गुण से संपन्न किया खड़ी बोली को। और पंत जी के जैसा महान शब्द साधक, जो नए नए शब्दों के निर्माण करने वाला व्यक्ति, उसने भी ब्रजभाषा से लिया। पहले आप देखें डॉक्टर ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने ब्रजभाषा की माधुर्य ली थी। उनके छंदों में ब्रजभाषा का माधुर्य खड़ी बोली के छंदों में दिखाई देता है, बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। और इधर छायावादी कवियों ने भी लिया। तो एक प्रकार से ब्रजभाषा का प्रदय इस दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने हमारी खड़ी बोली को भी एक आदर्श स्वरूप दिया है, माधुर्य का गुण दिया है, अनेक विशेषताएं दी। तो कुछ संक्षेप में गुप्त जी की विशेषताओं की बात कही जाए तो गुप्त जी की रचनाएं जो हैं, आप देखिए ब्रजभाषा का यही है। उधर है बिंब धर्मिता और प्रतीकात्मकता, उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता उनकी नाव के पांव या शब्द धनुष युग्म, आक्रोश के पंजे, इन विभिन्न रचनाओं में दिखाई देती है। दूसरी एक बहुत बड़ी विशेष बात गुप्त जी की नहीं ये है कि गुप्त जी ने गद्य के सिकता मार्ग को, नई कविता में जो गद्यात्मक सिकता का मार्ग था, उस सिकता के मार्ग को हटाया। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने सपाट बयानी जो नई कविता में चल रही थी, उसको एक प्रकार की रागात्मकता, एक प्रकार की लयात्मकता, यति और गति दी। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर प्रकृति के क्षेत्र में देखिए तो प्रकृति चित्रण के अनगिन रूपों को उन्होंने उसमें समाहित किया। उनके विभिन्न भाव प्रवण और कलात्मक चित्र उन्होंने अंकित किए। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, जिसमें छायावादी सौंदर्य विद्यमान है, छायावादी लाक्षणिकता है, छायावादी कलात्मकता है। तो एक प्रकार से छायावादी सौंदर्य चेतना से समृद्ध उनकी प्रकृति सौंदर्य की रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद फिर अभी ये चर्चा हुई थी कि छंद की लय के साथ ही साथ में उन्होंने अर्थ की लय पर विशेष बल दिया कि अर्थ की लय भी होनी चाहिए। तो ये अर्थ की लय से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, कविता जो है उसमें वैचारिक संगति और अन्विति, इन दोनों का होना आवश्यक है। तो वैचारिक संगति और अन्विति, इन दोनों को उन्होंने महत्व दिया। फिर ये उनकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक देन है। चित्रकार के रूप में अगर आप देखते हैं तो चित्रात्मकता उन्होंने से संपर्क उनकी कविताएं हैं ही। उन्होंने महादेवी के बाद में चित्रकार की धारा को और अधिक अग्रसर किया, उसको उन्नयन किया।
फिर विषय वैशिष्ट ये है जो पुराख्यानों पर आधारित उनकी रचनाएं हैं, जैसे शंभूक है, गोपाल गौतम है, शांता है इत्यादि, जो उनकी रचनाएं हैं, जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। तो उनका उन्होंने पुनर्पाठ किया, एक उनको आधुनिकता के आधुनिक बोध से संपर्क किया। आज के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, तो उनको लेकर के उनके अनुसार उनको ढालने का उपक्रम किया। ये भी महत्वपूर्ण उनकी देन है। समकालीनता से भी वे प्रेरित हुए, प्रभावित हुए, और समकालीनता के लिए आक्रोश के पंजे उनकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उसमें जो अमानवीयता है, जो अमानुषिकता है, क्रूरता है, हिंसात्मकता है, उसके प्रति एक भयंकर आक्रोश, एक क्रांति का भाव उसमें समाहित दिखाई देता है। इसी प्रकार से उन्होंने माँ के लिए, माँ के प्रति अपार ममत्व, अपार लगाव गुप्त जी का दिखाई देता है। जैसे निराला जी ने सर्वस्कृत लिखी थी, वो सर्वश्रेष्ठ हिंदी का शोक काव्य माना जाता है। उसी प्रकार से गुप्त जी ने माँ के लिए नामक रचना की, ये भी एक बहुत उत्कृष्ट शोक गीत है। और एक रचना की बाद में प्रकाश में आई, बासुनामा। तो बासुनामा एक विलक्षण कृति है, जिसमें उन्होंने अपने पौत्र वासु के, उनके विभिन्न बाल क्रीड़ाओं, अनेक प्रकार के क्रीड़ा कौतुकों, शरारतों और विभिन्न प्रकार की क्रिया चेष्टाओं का बड़ा विशद और विस्तृत निरूपण किया है, बड़े मनोयोग के साथ में किया है। बड़ा एक वैशिष्ट ये है कि उस बासुनामा को आप पढ़े तो बच्चे, शरारती बच्चे जिस प्रकार से जो क्रियाएं करते हैं, उनका बड़ा स्वाभाविक निरूपण भी है, और दूसरी ओर वो कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कराते चलते हैं। इसीलिए सूरदास की पंक्तियों को भी उद्धृत करते चलते हैं। जैसे कहीं पर पंक्ति आई है, नंग धड़ंग वासु। सूरदास का पद याद आया, मैं पंक्ति ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे है, सूरदास का पद याद आया, आज भर देखे नंगम नंगा, आज भर देखे नंगम नंगा। तो एक प्रकार से उस वासु की के क्रीड़ा कौतुकों को देख करके भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण होता है उनको। तो आप देखें, ये एक और उधर आध्यात्मिकता की अनुभूति भी है, और आप देखें किस प्रकार से हर वस्तु में उस ईश्वर के क्रियाकलाप के दर्शन हो सकते हैं, इसका भी बड़ा प्रमाण है। समापश्यति सर्वत्र संवसितम् ईश्वरम् की स्थिति है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, उन्हीं में इस प्रकार की शक्ति होती है। तो ऐसे महाकवि को, ऐसे महान चित्रकार को मैं हार्दिक वंदन और नमन करता हूँ। समय अधिक हो रहा है, इसलिए अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक आध शब्द मैं चाहता हूँ उनका सुना दूँ, क्योंकि मन नहीं मान रहा है, बाकी मैं और कुछ अधिक नहीं बोलूँगा। देखिए, एक शब्द देखिए, होली के संबंध में है। राधा और कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं, और किस प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप से सम्मिलित हो जाते हैं, दो से एक हो जाते हैं, द्वैत से अद्वैत की स्थिति आ जाती है। कितना अच्छा सुंदर देखें कि तो फाग मचावत कान कढ़े, कि तो फाग मचावत कान कढ़े, उधर राधिका खेलत होरी रही। इत फाग मचावत कान कढ़े निकले, उधर राधिका खेलत होरी रही। मुठी दोउन की उठी दोउन पे, मुठी दोउन की उठी दोउन पे, सखियां कर में लिए झोरी रही। मन तो तन हूँ अनुरूप भयो, मन तो तन हूँ अनुरूप भयो, लखी रूप सबय रस बोरी रही। और रंग दोहू गुलाल में लाल भय, रंग दोहू गुलाल में लाल भय,
न ये श्याम रहे न वह गोरी रही। अब देखिए तो श्याम भी गोरी दोनों एक हो गए। एक छंद देखिए, छंद मीठी से देखिए, गंगा के प्रति आस्था, कितनी प्रबल आस्था, और उसको कहने की कला आप देखें, गंगा की महिमा। रेणुका नेक हूँ अंग छुए, रेणुका नेक हूँ अंग छुए, सब जात अनंग के ताप निवारे, सब जात अनंग के ताप निवारे। और दूध की धार तरंग तरंगित, शुभ गंगा ही है, तो दूध की धार तरंग तरंगित, फेन के संग उमंग पसारे। कौन कहे महिमा कलिकाल में, कौन कहे महिमा कलिकाल में, कालहू कांपत नाम उचारे। और भागीरथी हम दोष भरे, विनम्रता देखिए, आस्था। भागीरथी हम दोष भरे, पर भरोस यह हैं परोस तिहारे। भागीरथी हम दोष भरे, पर परोस रहें हैं, पर परोस यह है भरोस हमारे, है भरोस तिहारे। तो अब इस प्रकार से उनके छंदों में देखिए एक विशेष प्रकार का माधुर्य है, अंतर कुकांतता है, नाद सौंदर्य है, और भावपूर्णता और कलात्मकता का ऐसा विलक्षण विरल संयोग उनके चरणों में दिखाई देता है। तो जहाँ वे ब्रजभाषा काव्य के शिखर रचना, आधुनिक ब्रजभाषा काव्य के शिखर रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार से नई कविता की भी, नई कविता के प्रवर्तकों में उनका नाम है, और जो भी हो प्रतिष्ठापकों में तो वो विशेष रूप से हैं ही। जैसे आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद को प्रतिष्ठित किया था हिंदी कविता में, उसी प्रकार से नई कविता को प्रतिष्ठित करने का काम डॉक्टर जगदीश सूत्र जी के द्वारा हुआ। उन्होंने 1954 से लेकर के 68 तक लगभग 14 वर्षों तक उनको लगवाया शायद, उन्होंने नई कविता नाम की पत्रिका निकाली थी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के साथ। बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। नई कविता को लेकर के उनका कार्य तो असाधारण है ही, उसके संबंध में बहुत कुछ कहा भी जा चुका है। और विशेष रूप से अब आप पूज्य दीक्षित जी से, अध्यक्ष जी से सुन लीजिए, मैं यहीं पर टिप्पणी विराम दूँ।